रोहतास जिला भाजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संतोष पटेल ने कहा कि सासाराम नगर निगम का मेयर वैसे लोगों को बनाने की जरूरत है जो समझदार, शिक्षित, ईमानदार और सासाराम शहर से प्रेम रखने वाला व्यक्ति हो। शहर का प्रेमी व्यक्ति को ही मेयर बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे नगर निगम चुनाव की चर्चा बन रही है, वैसे वैसे उम्मीदवारों की फेहरिस्त लंबी होती चली जा रही है। मेयर पद के लिए दर्जनों नामों की चर्चा शहर के लोगों के जुबान पर है, लेकिन मेरा मानना है कि मेयर पद एक बहुत बड़ा पद है। शहर का विकास की जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहती है। मैं वैसे व्यक्ति को मेयर की कुर्सी पर देखना चाहता हूं जो समझदार, ईमानदार, शिक्षित और सासाराम शहर से प्रेम रखने वाला व्यक्ति हो। उन्होंने कहा कि सासाराम शहर एक ऐतिहासिक शहर है। शेरशाह की नगरी से विश्वविख्यात यह शहर आज गंदगी के मामले में पूरे देश में एक नंबर पर आ चुका है। सासाराम नगर वासियों के लिए यह बहुत अफसोस की बात है कि जिस शहर को पूरे देश में अच्छाई और सफाई के मामले में नंबर 1 के होना चाहिए था, लेकिन आज गंदगी के मामले में पूरे देश में एक नंबर पर आ जाने से शहरवासियों का सर झुक जा रहा है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि आज शहर में गंदगियां फैली है। निश्चित रूप से नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी उसके जिम्मेदार हैं। बरसात की शुरुआत हो चुकी है। थोड़ी बारिश से पूरा शहर बजबजा जाएगा, क्योंकि नाले की सफाई बिल्कुल नहीं हो पाई है, जबकि सफाई के नाम पर नगर निगम लाखों रुपए पानी की तरह बहा रहा है। आखिर वे रुपए किस काम में जा रहे हैं, लोगों को इसकी जानकारी नगर निगम के अधिकारियों से लेने की ज़रूरत है। शहर आपका है, आप अपने शहर को साफ सुथरा और सुंदर बनाने के लिए आगे आएं, तभी यह शहर नाम के अनुसार सुंदर, हरा भरा और बेहतर हो पाएगा। मालूम हो कि संतोष पटेल गत 2011 से 2016 तक रोहतास जिला परिषद के उपाध्यक्ष पर रहकर अपने कार्य के बल पर आज भी लोगों के बीच काफ़ी प्रशंसक बने हुए हैं। गत 2006 में करगहर पूर्वी से जिला पार्षद बनकर काफ़ी विकासशील कार्यों को अंजाम दे चुके हैं। आज इनके चाहने वाले हजारों हैं। आइए सुनते हैं संतोष पटेल क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। भाजपा के वरिष्ठ नेता संतोष पटेल से मैं आप लोगों का रूबरू कराता हूं। संतोष पटेल वर्तमान समय भाजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोहतास जिला से ये जुड़े हुए हैं और पूर्व में ये जिला परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। 2011 से लेकर 2016 तक अपने उपाध्यक्ष पीरियड में, उपाध्यक्ष के समय इन्होंने अपने कार्य के बल पे जो इतिहास रचा है, आज भी उस चीज को लोग याद करते हैं कि जिला परिषद में उपाध्यक्ष पद पे रहकर इन्होंने जो करिश्मा किया था, उसे आज भी लोग याद कर कर सीखते हैं, समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से संतोष पटेल जिला परिषद उपाध्यक्ष पे पद पे रहकर उन्होंने जो काम किया था, वो एक इतिहास के रूप में जाना जाता है। संतोष पटेल भाजपा में 2007 से ही ये रहते हुए कई पदों को इन्होंने देखा और हर पद पे रहकर इन्होंने अपने करिश्माई अंदाज में अपना कर्मठतापूर्वक कार्य करते हुए भाजपा को मजबूत करने की कोशिश किया। सन 2006 में ये पहली बार जिला परिषद सदस्य के रूप में करगहर पूर्वी से चयनित हुए थे, चुनाव जीते थे और जीत कर ये जिला परिषद में दाखिल हुए थे। उसके बाद इन्होंने उपाध्यक्ष बना और उपाध्यक्ष करने के बाद मैंने बताया कि इन्होंने किस तरह से काम किया था। मैं संतोष पटेल से आप लोगों का रूबरू कराता हूं। सबसे पहले सर, आपका बिहार दर्शन न्यूज में स्वागत है। सर, मैं भी बिहार दर्शन न्यूज का स्वागत करता हूं। सबसे पहला मेरा एक सवाल ये है कि आप करगहर के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से आप सासाराम शहर में आप रह रहे हैं, यानी सासाराम शहर की भी नागरिकता आप लगभग प्राप्त कर चुके हैं। तो जैसे अभी मेयर का चुनाव होने वाला है, सासाराम पहले नगर परिषद था, अब नगर निगम हो गया है, बहुत सारा क्षेत्र को जोड़ा गया है शहर से, तो मेयर का चुनाव जो होने वाला है, आपको मेयर कैसा चाहिए? देखिए, आपका सवाल तो सही में बहुत बढ़िया है, मगर सवाल से ही बड़ा चीज जो आपने पूछा कि मेयर का प्रत्याशी कैसा होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पहले नगर परिषद था
और पहली बार यहाँ नगर निगम हुआ और पहला बार बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया कि जो लोग पहले मेयर बनते थे वो पार्षदों के द्वारा चुन करके बनते थे और 2 साल के बाद फिर अविश्वास लगना और जो यहाँ विकास का कार्य होता था उसके वजह से काफी बाधित होता था, पैसों का खेल होता था। अब उसको सरकार ने यह निर्णय लिया कि जनता के द्वारा चुन करके मेयर में बनाऊं और वह 5 साल के लिए बने। तो अब यह देखना है कि इस बार का रोस्टर में सासाराम के लिए आरक्षण में जाता है, महिला में जाता है या जनरल में जाता है। अब उसमें यहाँ की जनता को निर्णय लेना होगा कि मैं किसको मत दूं, क्योंकि उम्मीदवार बहुत होंगे, पहली बार है, इसमें कोई शक नहीं है कि उम्मीदवार नहीं होंगे और जीत भी बहुत ज्यादा बहुत कम से होने का मुझे संभावना नहीं लगता है। जो आज राजनीति का जो खेल हो रहा है, जात पात धर्म पैसा कौड़ी, इसके वजह से भी काफी गिरावट राजनीति के स्तर में आ रहा है। सासाराम शहर की जनता काफी प्रभावित है, चूंकि आप 2006 से लेकर 2016 तक जिला परिषद को आपने चलाया है, यानी पूरे जिला को आपने चलाया है। और आज भी आप जब उपाध्यक्ष बने थे, जिला परिषद के उपाध्यक्ष बने थे, तो आपके काम करने का जो ढंग था, जो अंदाज था, आज भी काफी लोग सराहते हैं, काफी प्रशंसा करते हैं कि जब संतोष पटेल उपाध्यक्ष थे तो इस जिला में काम होने का और काम कराने का कुछ अंदाज अलग था। इसलिए आपसे लोग उम्मीद ऐसा किए हुए हैं कि नगर निगम का चुनाव जो हो रहा है या होने वाला है, तो नगर निगम को किस तरह से चलाया जाए, क्या मशवरा देना चाहते हैं? देखिए, जिस समय मैं जिला परिषद में था, यह हकीकत था कि पहला बार मैं जनप्रतिनिधि बना था। मुझे भी सीखने में 1 आध साल ही लगा था, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा था। मगर जिस तरह से काम करने का मेरा अपना जो अनुभव रहा, जिला परिषद बन करके लोग पैरवी तक ही सीमित रह जाते हैं, मगर उससे ऊपर उठ करके कोई नहीं देखता था। काफी चिंतन मंथन के बाद जब जिला परिषद की 3 महीने पे बैठक आहूत होती थी, तो ये भी तय रहता था कि जब मैं बैठक में रहता था तो केवल अपने क्षेत्र के विकास के बारे में मैंने काम नहीं किया। मैं जो भी काम किया था, जो विधानसभा से होने वाला चीज, वैसे वैसे सवालों को ला करके जिला परिषद में ला करके बैठक में पारित करवा करके बिहार सरकार को भिजवाने का काम किया। जैसे उस समय होता था वृद्धा पेंशन, मरे हुए व्यक्ति को पेंशन दिया जाता था। इस तरह की बहुत सारी चीजें थी जिसको मैं ला करके जिला के ही स्तर पे जिला परिषद की बैठक में ला करके दिया। उससे लोग काफी प्रभावित हुए और लोगों ने माना कि नहीं, विकास यही है। विकास ये नहीं, बिहार सरकार के द्वारा जो भी बजट पास होता है उससे विकास का काम चलते रहता है, और उस विकास से ज्यादा जरूरी है जो सबके हित का विकास हो, सबके लिए हो। जनप्रतिनिधि का यही दायित्व तो नहीं होना चाहिए कि मैं जहां से जीता हूं सिर्फ उस क्षेत्र का विकास हो, नहीं, उसको ये चिंता करना चाहिए कि मैं जीता हूं, रोहतास का ही हूं, तो रोहतास का सर्वांगीण विकास कैसे हो, उस पर ध्यान सबको देना चाहिए, न कि केवल अपने क्षेत्र। नहीं, मैंने देखा था उस समय जिस वक्त आप उपाध्यक्ष हुए थे, तो मैंने देखा था कि आपके नाम की चर्चा हेल्थ डिपार्टमेंट में आदमी जाता था तो आपका नाम आता था। मैंने उस विभाग में एक आपके नाम से खौफ पैदा था कि नहीं, संतोष पटेल ने जो कहा है उसको करना है। और धीरे धीरे आपने स्वास्थ्य विभाग को भी सुधारने का काम किया, शिक्षा विभाग को भी आपने सुधारने का काम किया। इस तरह कई एक विभागों में आपका आगमन होता था और कहीं ना कहीं आपने बेहतर करने की कोशिश की। तो क्या कारण है कि आप उस समय अपने पीरियड में उन सब विभागों को बेहतर करने का काम किया है, क्या कारण है? देखिए, जो आप कह रहे हैं खौफ, मैं उसको खौफ नहीं मानता हूं। मेरा मानना है कि उस समय हम फ्रेंडली काम करते थे, बैठते थे, 10 मिनट बात करते थे पदाधिकारी से, और मैं कहता था कि मैं जीत के आया हूं, कुछ करना चाहता हूं, आप भी कुर्सी में बैठे हैं तो ऐसा कुछ कीजिए कि जाते समय जिला के लोग आपको याद करें। मैं उस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में लोगों को फ्रेंडली लेकर के और काम करवा, आप भी कुर्सी में बैठे हैं तो ऐसा कुछ कीजिए कि जाते समय जिला के लोग आपको याद करें। मैं उस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में लोगों को फ्रेंडली लेकर के और काम करवाता था और लोग मजे से करते थे। ऐसा कोई नहीं था कि नहीं कहता था, सब लोग मानते थे और उसको करते थे, वो खौफ नहीं था। देखिए, संतोष पटेल ने जो कहा आप लोगों ने सुना। संतोष पटेल 2011 से लेकर 2016 तक जिला परिषद के उपाध्यक्ष थे। एक बड़ा पद इन्होंने पाया था
और उस पद पे बैठकर, उस पद पे रहकर इन्होंने ये साबित किया कि चेयर की गरिमा क्या होती है, चेयर से किस तरह से काम लेना चाहिए, काम करवाना चाहिए। इन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल फ्रेंडशिप वे में काम कराता था, मिलता था, जुलता था, हर विभाग में जाता था और लोगों की परेशानियों को बताता था। और जाहिर चीज़ है कि जब मैं इंटरेस्ट लेता था, विभाग में बताता था, तो विभाग भी काफ़ी सक्रिय रूप से इनकी बातों को सुनते हुए काम को अंजाम देते थे। आपसे एक प्रश्न है कि आपको शायद ये जानकारी होगी कि विश्व प्रसिद्ध शहर सासाराम को लोग कहते हैं, शेरशाह की नगरी के नाम से ये शहर जाना जाता है। लेकिन आज बहुत अफसोस के साथ मैं बताना चाहता हूँ, या हो सकता है कि आप जानते भी हों, कि गंदगी के मामले में सासाराम शहर पूरे देश में 1 नंबर पे आ चुका है। आप कसूरवार किसको मानते हैं? देखिए, ये सासाराम जो है ये ऐतिहासिक शहर है। हमारा स्टेट ही नहीं, बिहार नहीं, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड, सब लोग इसको मानता है कि शेरशाह की नगरी रही, तपोभूमि रही, यहाँ सब धर्म के लोग रहे और कोई छोटे लोग यहाँ नहीं रहे। सासाराम के अंदर माँ तारा चंडी धाम है, वहीं गुरु तेग बहादुर सिंह रहे, वहीं पे चाचा फल्गू माल है, हजरत शाह जलाल पीर भी यहाँ रहे। उसी तरह से अगर बगल में आप चेनारी चले जाएंगे, आज भी गुप्ता धाम के नाम से लोग जानते हैं। गुप्ता धाम के बारे में अभी लोग कहीं ना कहीं हम लोग पिछड़े हैं, तभी आज गुप्ता धाम के बारे में सारे लोग नहीं जान पाए, जहां भगवान शिव आकर के छुपे थे जिस खो में, वैसा खो आज हमारे रोहतास जिला के अंदर में है। मगर सासाराम के अंदर में भी जितना है, आप पहाड़ के तरफ चले जाइए, एक से एक झील है जहां पे लोगों ने तपस्या किया, तप किया, जहां लोग शिकार खेलने जाते थे, शेर का भी शिकार करते थे, वैसी भूमि रही है। मगर उसके बावजूद भी आज सासाराम हमारा नर्क बना हुआ है। नर्क बनने के पीछे मात्र एक ही मेरा मानना है कि जो भी जनप्रतिनिधि जीत करके आते हैं वो सिर्फ पैसे के खेल में फंस जाते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि हमारा सासाराम ऐतिहासिक धरती जो है वह कैसे विकसित करे, कैसे विकास करे, और उसी खेल में यहाँ पदाधिकारी भी आकर के उलझ जाते हैं। और उसी का देन है कि यहाँ के नगर परिषद के चेयरमैन से लेकर के यहाँ के ईओ तक आज जेल के सलाखों में बंद है लोग। देखिए, संतोष पटेल ने बहुत अच्छी बात कही। इनसे बिहार दर्शन ने एक सवाल किया कि गंदगी के मामले में आप कसूरवार किसको मानते हैं, तो एक सिरे से इन्होंने उसका उत्तर दिया कि जिनके कंधे पे जिम्मेवारी थी सफाई का, जिनके कंधे पे शहर को सुंदर बनाने का जिम्मेवारी था, जिनके कंधे पर शहर को बेहतर करने का, हरा भरा करने का जिम्मेवारी दिया गया था, लेकिन उन्होंने शहर के सुंदर बनाने के लिए, शहर को बेहतर बनाने के लिए काम नहीं कर बल्कि अपना काम बेहतर किया। और यानी इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं लूटपाट में वो लोग शामिल रहे। यही कारण है कि नगर परिषद के सदस्य, चेयरमैन, यहाँ तक के अधिकारी जिनको रोकना चाहिए था लूटपाट, लेकिन वो भी उसमें संलिप्त हो गए, शामिल हो गए और रिजल्ट के रूप में जेल के सलाखों के पीछे चले गए। अच्छा संतोष जी, आपसे एक प्रश्न है, चूंकि आप केंद्र की राजनीति से लेकर स्टेट की राजनीति और स्टेट से लेकर जिला रोहतास जिला की राजनीति को आपने बहुत करीब से देखा है। वैसे तो आपने केंद्र की कमेटी में भी रहा, स्टेट की कमेटी में भी आप रहे, जिला की कमेटी में भी रहे, आप आज भी आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पे हैं भाजपा विंग में। तो एक चीज़ ये बताइए कि कैसे स्टेट मजबूत होगा, सुंदर होगा, अगर आप स्टेट पे जवाब नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि आप रोहतास जिला के निवासी हैं, तो अपना रोहतास जिला कैसे सुंदर होगा, मजबूत होगा और विकासशील बनेगा, इस पर थोड़ा अपना विचार दें। देखिए, रोहतास की बात तो ठीक ही है, पहले हम लोग भी सासाराम पे थे तो हम चाहेंगे कि सासाराम पे पहले बात हो, तो सासाराम के बाद हम पूरे रोहतास का भी बात करेंगे। आपका सवाल बहुत बड़ा है और बहुत ही अच्छा है, इस पर चर्चा हो तो शायद दिन भर निकल जाएगा, मगर आपकी भी समय की बात है। तो एक लाइन में मैं जवाब देना चाहता हूँ कि सासाराम का विकास
हमें जो ध्यान में है वो लगभग 1930 में एक अंग्रेजों के द्वारा सर्वे कराया गया था जो पूरे बिहार में हुआ था, और उसमें केवल सासाराम का ही विकास नहीं है, हमारे बिहार में जितना भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है सबका विकास उसी में छुपा हुआ है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? आउटलेट इनलेट, पानी का जो जल जमाव की समस्या है। कुछ दिन पहले आप पटना में देखे थे जो जल जमाव हुआ था, उसमें भी पूर्व के रिटायर्ड एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आकर के वहाँ आउटलेट और इनलेट का पता था, और वही व्यक्ति वहाँ खड़ा होकर के 24 घंटा में पानी निकालने का काम किया। मैं आज ही विश्वास दिलाता हूं कि पूरे सासाराम नगर का पानी 1930 के लगभग में जो अंग्रेजों के द्वारा जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे को थोड़ा सा गहन चिंतन किया जाए, उसको ध्यान में लेकर के काम किया जाए, जहां इंक्रोचमेंट है बेहिचक उसको हटाया जाए, तो आपके सासाराम का जल का निकासी वही मात्र एक समाधान है। बाकी केवल पैसे का बर्बादी है और कुछ नहीं। देखिए संतोष पटेल, इनका कहना है कि जो अंग्रेज़ के समय में लगभग 1930 में जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे के अनुसार आप चलें और उसको याद करें जो सर्वे अंग्रेज़ के समय में हुआ था। अगर उसके अनुसार आप चलेंगे तो शहर का विकास भी होगा और जो जल जमाव की समस्याएं हैं वो भी आपको बहुत आसानी से हल हो जाएगा, लेकिन उस पर विचार करने की ज़रूरत है। तभी आपका सासाराम शहर डेवलप होगा, आपके सासाराम शहर का जो जल निकासी की समस्याएं हैं वो दूर होंगी, क्योंकि सासाराम शहर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जल निकासी का। बरसात आते ही शहर डूब जाता है, और जब शहर डूब जाता है तो यहाँ के निवासी, यहाँ के लोग रहने वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं। धर्मशाला जैसे जगह पे जो यहाँ का मेन जगह है, मेन मार्केट है, वो बिल्कुल लबालब भर जाता है। इस तरह से अगर जल की निकासी की समस्याओं को दूर करना हो तो 1930 का जो सर्वे है उसके अनुसार आप लोगों को चलने की ज़रूरत है, तभी यहाँ की कठिनाइयाँ दूर हो सकती हैं। अच्छा, सासाराम पे तो आपने प्रकाश डाला कि सासाराम का विकास कैसे होगा, यहाँ की कठिनाइयाँ दूर कैसे होंगी, क्योंकि रोहतास ज़िला भी एक ऐतिहासिक नाम है और उस नाम के अनुसार भी रोहतास ज़िला भी डेवलप से काफ़ी दूर है। और अभी आप जाएंगे नौहट्टा साइड में, रोहतास प्रखंड साइड में, या और भी उस इलाके साइड में जहाँ विकास नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं है, आज भी लोग वहाँ परेशान हैं। तो रोहतास ज़िला का विकास कैसे होगा, इस पे थोड़ा आप अपना प्रकाश करिए। देखिए, आज जिला का विकास और विकास के लिए ये एग्रीकल्चर तो है ही, आपका रोहतास जो है पूर्णतः एग्रीकल्चर है, मगर एग्रीकल्चर के बाद यहाँ और कुछ है नहीं। एक इंडस्ट्री था डेहरी में जो बंद हो चुका है, डालमिया नगर, वो टोटल बंद है। इंडस्ट्री के नाम पे यहाँ रोहतास में जीरो है, धान का कटोरा कहा जाता है। तो इसके ऊपर अभी तक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के तरफ से भी रोहतास में कोई फोकस नहीं किया जाता। अभी जो भी काम हो रहा है सारा नॉर्थ बिहार में हो रहा है। ठीक है, समय अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, सैयद शाहनवाज हुसैन भी हमारे बिहार को मिले हैं, काफ़ी तेज़ तरार है, उनके जहन में भी रोहतास आएगा। अभी रोहतास की बारी नहीं है, मगर पर्यटन विभाग के तरफ से माननीय मंत्री जी आकर के पूरा घूम करके गए थे, और रोहतास में जो पर्यटन स्थल है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो राजगीर का जो ड्रीम है, उससे भी बड़ा ड्रीम रोहतास हो सकता है, बशर्ते इस पर लोग ध्यान दें। हम लोग जब बिहार से बाहर जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ झील, डैम वगैरह जो भी घूमते हैं हम लोग, आज उससे मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 100 टाइम ज़्यादा अच्छा है अपना रोहतास। और रोहतास तपोभूमि रही है, यहाँ वीरों की भूमि रही है। वीर कुंवर सिंह आरा छोड़ करके जब आए थे, तब यहाँ पे हाजी बेगम जैसे जो बहन मानती थे, उनको लेकर के अंग्रेजों के विरोध जाकर के रोहतास से बाहर निकालने का भी काम किया। यानी हाजी बेगम और वीर भाई बहन का रिश्ता था।
और भाई बहन के रिश्ते में राखी बांधने के नाम पे वीर कुंवर सिंह को केवल राखी ही नहीं बांधी थी, यहाँ पे इतिहास गवाह है कि उनको यहाँ पे आकर के पहले राजा लोग जो वो खेलते थे ना, शिकार करते थे, उसके लिए उन्होंने अपने रियासत का एक भूमि दे रखा था जहाँ पे वो आते थे और खेल करके जाते थे। तो वैसा धरती रहा है, शेरशाह सूरी की धरती रही है। यहाँ एक से एक तपस्वी लोग रहे हैं। रायपुर चोर जाकर के देखिए, उतना बड़ा आश्रम, पंजाबी बाबा जैसे लोग यहाँ आकर के रहे। वो कहाँ के रहने वाले, आकर के इस जगह को चुने। वैसे बहुत सारे यहाँ संत हुए, बहुत संतों का यहाँ आश्रम है, बहुत सारा बड़ा बड़ा पैगंबर लोग आए। एक दो लोग का नाम क्या मैं लूं, यानी हर धर्म के लोग यहाँ रोहतास को माने हैं। रोहतास की भूमि में, यहाँ के माटी में कुछ तो है। सभी संत यहाँ आकर के रुके हैं। उतना ही नहीं, बड़े बड़े राजा अशोक रहे हों, चाहे और भी रहे हों, चेरू खरबार, इस तरह के जो भी राजा रहे हैं, आज भी उनका शिलालेख है। यहाँ बहुत सारा अवशेष मिलता है। जो लोग आकर के रोहतास की धरती पे अपना कुछ समय बिताए हैं, वैसे जगह को आज अगर टूरिज्म पे ध्यान दिया जाए तो मेरे जैसा आदमी यह विश्वास दिलाता है कि हम महीने में करोड़ों रुपए से ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, जिससे यहाँ का विकास करने में केवल सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप उसका कुछ भी अगर अंश मिलता है तो रोहतास के लिए बढ़ाई, नौजवानों के लिए रोजगार मिलेगा। आपको क्या लगता है, टूरिज्म जहाँ भी है वहाँ जाकर के देखिए रोजगार कितना नौजवानों के लिए मिलता है। उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ बहुत ऐसे फॉल्स भी हैं, जैसे सीता कुंड है, माजर कुंड है, हीरा कुंड है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे कुंड है जो झरना गिरता है ऊपर से, वो पहाड़ साइड में है। उसमें तुतला भवानी देखिए, हाँ, तुतला आज 1 जनवरी को जाकर के देखिए, वहाँ लाखों की संख्या से ज्यादा की भीड़ होती है। गाड़ी लगाने का जगह नहीं रह जाता है, पैदल चलने का जगह नहीं रह जाता है। लोगों में आस्था और विश्वास जग रहा है। हमारी सरकार भी प्रयास कर रही है, मगर जितना प्रयास होना चाहिए, जितना कम दिनों में होना चाहिए, शायद उसमें कहीं ना कहीं अछूता है। मैं इसको स्वीकारता हूँ। और ऐसा नहीं है कि सरकार प्रयास नहीं कर रही है, एक बाध्यता होता है, हर चीज़ का एक समय होता है, कागज होता है। कोई ऐसा नहीं है जादू का छड़ी चला दिया और हो गया, उस पर लाइन में है। अब तुतला भवानी जाकर के देखिए, रुपये पर कितना बढ़िया वहाँ का सुंदर दृश्य। तुतला भवानी जो तिलोत्तम प्रखंड में है। उसी तरह से माजर कुंड वगैरह के ऊपर भी काम चल रहा है। आप यहीं पे देख लीजिए, माँ तारा चंडी धाम से लेकर के आपका चेनारी में जो गुप्ता धाम है, जो भस्मासुर के वजह से आके शंकर भगवान जो छुपे थे, वो भी कॉरिडोर बन रहा है। तो इस तरह का प्रयास चल रहा है। फिर यहाँ से आप कैमूर चले जाएंगे, वहाँ सन 200 ईस्वी का वो मंदिर है, मां मुंडेश्वरी का वो मंदिर। ये सब जुट जाएगा तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ टूरिज्म का कितना बड़ा केंद्र होगा, और वो केंद्र कहीं ना कहीं नौजवान पीढ़ी को रोजगार देगा। देखिए संतोष पटेल, इनका कहना है कि रोहतास ज़िला किस तरह से डेवलप होगा, विकास होगा, अगर यहाँ के नौजवानों की बेकारी दूर करनी है, नौजवानों को कुछ बेहतर करना है, उसके लिए टूरिज्म प्लेस जो है यहाँ उसको डेवलप करना है। और इनका कहना ये भी है कि जिस तरह से हमारे बड़े नेता जो हैं वो केंद्र के हों या स्टेट के हों, जिस तरह से नालंदा और बिहार शरीफ में नीतीश सरकार ने ध्यान दे रखा है, काश रोहतास ज़िला पे भी अगर उनकी नज़र पड़ जाए और थोड़ा ध्यान दे दें तो यहाँ भी उस तरह की चीज़ को बेहतर बनाया जा सकता है। और यहाँ के नौजवान अपने रोज़गार की तलाश में इधर उधर ना जाकर बल्कि रोहतास ज़िला में ही वो अपने काम को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, ये अंतिम प्रश्न है, चूँकि मैं देख रहा हूँ कि आपका हाथ में शायद चोट आया है, तो चूँकि मैं जानता हूँ कि ये जब चलेगा तो बहुत सारे लोग, आपके चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, बल्कि रोहतास ज़िला नहीं, बिहार ही नहीं, देश स्तर पर लोग आपको जानते हैं। कहीं ना कहीं ये सवाल मुझसे पूछा जाएगा कि ये हाथ में चोट कैसे आया, कैसे आप इस अंदाज में आ गए, तो इसको थोड़ा सा बताइए, कैसे आप? देखिए, ये क्या कीजिएगा, संयोग है, कल मैं गिर गया, चोट लगा, तो ये भी एक जीवन का चक्र है।
टूटना फूटना, तबीयत खराब होना ये तो लगा ही रहता है। हौसला अभी नहीं टूटा है, हाथ जरूर टूटा है। तो क्योंकि मैं जानता हूँ कि अभी लोगों को मालूम नहीं है, और जैसे ही ये फ्लश होगा, जैसे ही ये रन करने लगेगा, तो कहीं ना कहीं टेलीफोन की घंटी घड़घड़ाने लगेगी, बजने लगेगी। तो वैसे लोगों को, जो आपके चाहने वाले, जो ये सीन देखकर परेशान हो जाएंगे, वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि जीवन का यह एक चक्र है, इससे बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हौसला बुलंद रखिए, ईमानदार बन करके काम कीजिए, संघर्ष कीजिए, कामयाबी आपका एक दिन कदम से। देखिए संतोष पटेल, मतलब मुझे भी मालूम नहीं था कि संतोष पटेल गिर गए हैं और उनका ये हाथ टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है। और ये देखिए, ऐसे पीरियड में भी ये आम लोगों के लिए, शहरवासियों के लिए, ज़िलावासियों के लिए, देशवासियों के लिए बिहार दर्शन के सामने रूबरू हो रहे हैं और इंटरव्यू के लिए तैयार हुए हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है और ये मैं गिर गया और हाथ टूट गया, लेकिन आज भी इनके चेहरे पे देखिए वो बुलंदी है, वो मुस्कुराहट है, और ये कह रहे हैं अपने लोगों के कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं टूट गया हूँ, मेरा पैर टूट गया, मेरा हाथ टूट गया है, वो ज़रूर है, लेकिन मेरा हौसला नहीं टूटा है, हौसला और मेरा बुलंद है, और एक ना एक दिन होंगे हम कामयाब, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि मैं हमेशा भगवान के लिए काम किया हूँ और भगवान मुझसे हमेशा खुश रहा है। एक ना एक दिन वही भगवान मुझे ज़रूर खुशी देंगे। बिहार दर्शन से छोटू कुमार कैमरामैन के साथ असलम परवेज़।